मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ भोपाल कैंपस के लिए, जहाँ पे मैंने एमए एजुकेशन के लिए पढ़ाई की है। तो वहाँ पे हम पढ़ाई करते हुए भी कुछ चीज़ें पता चली कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी सोचती है, किस प्रकार से समाज में योगदान करती है। तो कोर एरियाज ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ हद तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी वजह से ये जो क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार से आ सकते हैं तो हम ये देखेंगे। दोस्तों, मैंने आदिम प्रभु यूनिवर्सिटी का जो सैम्पल पेपर का ये जो है वो लिया है। तो हम अब ये यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आए देखते हैं। आपके ये स्क्रीन पे आपको भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर पूछे जा रहे हैं, उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, जो न्यूज़ में है वो क्या रिलेवेंस है, वो टॉपिक का जो मेन थीम है वो क्या है। अगर आप ये जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में और जो पढ़ाई करने में इसका आपकी मदद होगी। यानी मैं तो आपको मछलियाँ नहीं दूंगा, पर मछलियाँ कैसे पकड़ने, यानी आई विल नॉट गिव यू द फिश बट आई विल टीच यू हाउ टू कैच अ फिश। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था जो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, ये सवाल आपके सामने भी है। तो सोशल अवेयरनेस में यहाँ पे क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट द education system must aim to benefit India's children so that no children loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. Which of the following best describe the policy of goal behind this statement? तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया है कि भारत का कोई भी स्टूडेंट लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी उससे वो लूज नहीं होनी चाहिए, और चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो ये जो सवाल आए हैं तो इस स्टेटमेंट का नीचे दिए हुए पर्यायों में कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट रहता है वो पूछा है हमें। तो पहला ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन, सेकंड है मेरिट बेस्ड एजुकेशन, थर्ड है नीड बेस्ड एजुकेशन, चौथा है कंटेक्चुअल एजुकेशन। तो जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा है जिसके अंदर नो चाइल्ड लूजेस एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये अगर जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से देखेंगे और एक्सेल बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड, यानी बर्थ या बैकग्राउंड की वजह से कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई का जो उनका अपॉर्चुनिटी वो लूज नहीं होना चाहिए। तो वो किस में आता है, तो ऑप्शन देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समग्र शिक्षण, हम ये पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि ये आंसर भी हो सकता है। सेकंड है मेरिट बेस्ड एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन का हम देखेंगे कि मेरिट बेस्ड एजुकेशन। तो मेरिट बेस्ड एजुकेशन मेरिट का निर्देशक करता है, और अगर हम देखेंगे तो मेरिट में हर कोई नहीं रह सकता, समवन विल बी मेरिट एंड सम, कुछ तो नीचे ही रहेंगे। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में नीड बेस्ड एजुकेशन। नीड बेस्ड एजुकेशन, ये जो क्वेश्चन में जो पूछा था नो चाइल्ड लूजेस एनी अपॉर्चुनिटी, यानी कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नीड बेस्ड अगर हम देखेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कंटेक्चुअल एजुकेशन, तो ये कंटेक्चुअल एजुकेशन तो ज़्यादा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है और ये थोड़ा अलग भी टर्मिनोलॉजी है। अगर ये चारों ऑप्शन का बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही इसका आंसर आता है, जो समग्र शिक्षा, इंक्लूसिव यानी रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू टेक प्राइमरी एजुकेशन। मीन्स अगर हम देखेंगे 2009 में जो आरटी का एक्ट आया था उसके तहत हर बच्चा जो 6 to 14 एज का है उसको प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। तो इसी वजह से ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी एम एजुकेशन के स्टूडेंट है, एम ए डेवलपमेंट का भी ये भाग है। तो इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। और अगर ये सवाल आया है तो हम देखेंगे कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा है, तो आप उसमें जो पहला जो टॉपिक है जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, तो आप लगभग 30 पन्नों का 30 पन्नों का ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, तो आप ये पढ़ लीजिए। और इसके साथ में भी अगर आपको कहीं पे जिस्ट और समरी ऑफ और फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको मिलता है तो आप भी पढ़ लीजिए, जिसकी वजह से ये जो सवाल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिसेंट की पॉलिसी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी हो चुका है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। A batch of petitions have been filed before the Supreme Court of India seeking a probe into the alleged use of Pegasus software. Alleged use of Pegasus software by the government for surveillance. Which of the following fundamental rights is are alleged to have been violated in the use of this software? ये जो सवाल आया है हम आप ठीक से पढ़ेंगे
तो हम आपको देखने में आएगा कि ये जो सवाल आया था वो कंटेम्प्रेरी यानी करंट अफेयर से आया था, जो न्यूज़ में रहता था उसमें से आया था। तो उस वक्त में पेगासस सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया था, जो इजरायली बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसका इस्तेमाल किया गया था। जो कि पत्रकार लोग हैं जो समाज में इंटेलेक्चुअल लेवल का काम करते हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, तो ये जो पत्रकार होता है उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो जब्त किए गए थे, और उसके अंदर कुछ ये सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया गया था जिसकी जानकारी उनको उन पत्रकारों को नहीं थी, और उसके बाद में उससे उनके ऊपर स्पाई किया गया। तो इस प्रकार की पूरा जो घटना घटती है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, इस जो प्रक्रिया है उसको गलत कहा था। तो ये जो चीज़ है वो किस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के सब सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम एम एजुकेशन कर रहे हैं या बैचलर भी कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ में, तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन के होते हैं वो क्या होते हैं, हमें कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स रहते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी रहता है, राइट टू फ्रीडम रहता है, राइट टू लाइफ रहता है आर्टिकल 21 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रहता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ऐसा 6 प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स होता है। तो ये 6 प्रकार में अलग अलग उसके सब सेक्शन है। तो कौन कौन से टोटल जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगर आप सवाल भी ठीक से पढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी दी जाती है, तो इस प्रकार के सवाल आप निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की बात करें कि पेगासस सॉफ्टवेयर, मैंने आपको तो बता दिया कि स्पाई किया जा रहा था यहाँ पे पत्रकारों के ऊपर, तो वो किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। तो इसमें हमें पहले दिया गया है राइट टू प्राइवेसी। तो पत्रकारों का जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी जो वर्क करने का प्राइवेसी, उसका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे दिखता है। सेकंड है राइट टू फ्री स्पीच। तो निश्चित रूप से राइट टू फ्री स्पीच का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अंडर आर्टिकल 19A1 के अंदर है, तो ये भी उनका एज अ दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, सो उनका जो फंडामेंटल राइट है वो भी वायलेट यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में जो आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और बिजनेस, ये भी आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। तो ट्रेड और बिजनेस का जो फंडामेंटल राइट है वो भी वायलेट हो रहा है, क्योंकि वो पत्रकार है और उनको जो प्रोफेशनल जो फ्रीडम चाहिए वो भी होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रीडम प्रेस का जो फ्रीडम होता है, यानी पत्रकारों के लिए जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो होता है, उसका भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो ये तीनों जो फंडामेंटल राइट है तो इसका वायलेशन हो रहा है। तो जो ऑप्शन दिए गए थे डी ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के लिए करेक्ट आ रहा है। सो वी हैव टू मार्क इट करेक्ट। और ये क्वेश्चन हमें सैंपल पेपर में दिया गया है, तो हमें जानना है कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूज़ में जो चल रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहा है, जिसके जो व्यक्ति के या किसी समुदाय के फंडामेंटल राइट से जो रिलेट रहता है, रिलेवेंट रहता है, तो उसको हमें पढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डूइंग वर्स देन इंडिया। हमें सवाल पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके अंदर भारत से सबसे ज़्यादा वर्स परफॉर्मेंस किस कंट्री का है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें 3 कंट्री के नाम बताए गए थे। तो अगर आप 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों ने भारत से अच्छा कामगिरी, अच्छा रैंकिंग उनका है। तो ये पहला A, B, C ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज दे परफॉर्म बेटर देन इंडिया। सो द लास्ट ऑप्शन डी, मैदागास्कर, येमेन एंड सैड इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है, चाइल्ड वास्टिंग होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, जो अंडर 5 एज के जो बच्चों के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में हमें बताता है। तो भारत का इसमें स्थान खराब भी हो रहा है। तो ये जो जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है कि किस ट्यून में या किस प्रकार के सवाल यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पूछना चाह रही है, यानी स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो इसी प्रकार के जो रिपोर्ट है, जिसमें ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, तो ऑक्सफैम का भी जो रिपोर्ट होता है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसके ऊपर बताता है, तो ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में भी आप पढ़कर जाइए कि इंडिया का रैंकिंग क्या है या इंडिया की स्थिति क्या है।
उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पढ़ के जाए। इसके बाद में यूनिसेफ जो होता है, यूनाइटेड नेशन का जो चिल्ड्रन फंड के बारे में जो होता है, तो ये भी बच्चों के स्कूलिंग या बच्चों के नरिशमेंट के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है, रिपोर्ट है। तो इस प्रकार के जो रिपोर्ट है इसको आपको पढ़ना है, तो निश्चित रूप से इसमें से सवाल आने के ज़्यादा चांसेस आपको रह सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Maria Reza and Dmitry Murato received the Nobel Prize in 2021 for their contribution to, यानी मारिया रेजा एंड दिमित्री मुरातो, इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? अगर आप इस गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दे वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने वर्क किया है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उनके ऊपर इन दोनों ने आवाज़ उठाया था, और उनको वहाँ पे नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी शांतता का पुरस्कार यहाँ पे मिला था। तो और आगे भी देखेंगे नोबेल प्राइज के ऊपर और एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में ही दिया है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो नोबेल प्राइज मिले इस साल में, तो वो किस किस सेक्टर में, यानी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी साइंस के ऊपर भी, सोशल स्टडीज भी है, साइंस भी है। तो यहाँ पे हमें देखना कि नोबेल प्राइज इस साल में रिसेंट में किन किन लोगों को मिले हैं, किन काम के लिए मिले, यानी व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इस पुरस्कार के लिए, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या उन्होंने जो बुक लिखा है, उनका जो इन्वेंशन है, या उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की तो वो क्या है, आपको ये पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली नेम भी नहीं आया, किसके ऊपर काम किया है वो भी नहीं आया, तो उनके बुक के ऊपर भी आ सकता है। तो आप इस तरीके से नोबेल प्राइज का लिस्ट एक बार अच्छे से देखते हो, उनकी जानकारी निकालते, तो निश्चित रूप से एक सवाल आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और हमें पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया है। ये स्टेटमेंट है, बट दिस must is certain that if the parties place creed above country or independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. These lines are excerpts from. These lines are excerpts from, यानी ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, किसका स्टेटमेंट है, वो पूछा गया है। और ऑप्शन में हमें दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, थर्ड ऑप्शन सी राजगोपालचारी स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पीच आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। अगर ये स्टेटमेंट हम आप ठीक से देखते हैं तो निश्चित रूप से स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं तो कुछ डिफिकल्ट लेवल के इसलिए है, अगर आप जो स्टेटमेंट उसका क्रस जाने और उस क्षेत्र में किसका योगदान हो जाने, तो आप कॉमन सेंस से या बेसिक जानकारी को ऊपर आप ये आंसर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो इसलिए आप स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था, 2 बार मैंने एग्जाम दिया, दोनों बार भी मैंने एग्जाम पास ही किया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत आंसर के ऊपर, तो आप निश्चित रूप से स्टैंड ले सकते हैं। स्टेटमेंट में दिए हुए जो कुछ कीवर्ड्स है उसको पकड़ना है और उस क्षेत्र में किसके योगदान वो देखना है। फिर भी आपको आंसर नहीं आता है तो कुछ भी आपको तुक्का लगाना है, बिकॉज आप गलत करेंगे तो आपका कुछ नेगेटिव मार्किंग है, आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कोई जो 25% पॉसिबिलिटी रहती है आपको अच्छा करेक्ट स्कोर आए, तो वो पॉसिबिलिटी आप कोई भी आंसर क्लिक करने पर आती है। और इस प्रकार के सवाल के लिए आप अलग से तैयारी नहीं कर सकते। सो डोंट वरी अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Education Policy 2020 proposes a system of learning based on the hand-on work, storytelling, arts, theatre, music and sports in higher education. Which of the following best describe the mode of learning? First option is experimental learning, second is rote learning, third is emotional learning, fourth is aesthetic learning. तो इसमें हम ऑप्शन भी देखेंगे। रोट लर्निंग, हम जो लर्निंग बेस्ड ऑन हैंड ऑन वर्क, स्टोरी टेलिंग, ये तो रोट लर्निंग नहीं, उसको एलिमिनेट कट कर दिया। उसके बाद में इमोशनल लर्निंग, इमोशंस का क्या है, इमोशनल लर्निंग भी हमें इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, सो वी आर अगेन एलिमिनेटिंग दिस ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फोर्थ जो है एस्थेटिक लर्निंग, तो मुझे इसके अंदर दोनों में से एक आंसर होने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, लर्निंग बेस्ड ऑन हैंड ऑन वर्क, स्टोरी टेलिंग, आर्ट्स,
theater, music and sports. So this comes close to the experimental learning, यानी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एस्थेटिक लर्निंग भी आप देखेंगे, एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र वगैरह वो जो होता है, तो वो भी देखेंगे। अगर एमआर करते तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका आंसर गलत ही आएगा। सो इफ यू आर eliminating two options, so there are 50% chances of correct answer, so you can go by this option. कभी कभी आपको आंसर क्वेश्चन का पता नहीं है, पर आप जो ऑप्शन होते हैं वो एनालाइज करते हैं, तो कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको जो बाकी एक या दो ऑप्शन रहते हैं उसमें से आप सही आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हुए हैं उसमें से कुछ वैल्यूज है, आइडिया है, वो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है। पहला है वेलफेयर, क्लोज लग रहा है। सेकंड है रिलीजियस फ्रीडम, तो उसके ऊपर भी बात की गई है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ सोवरेन पावर, अगर आप प्रीएम्बल पढ़ा है तो उसमें सोवरेनिटी वर्ड आता है, तो आप शायद इसको भी क्लिक कर सकते हैं। सो जस्ट कीप ऑन होल्ड, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन ऑफ सोवरेन पावर है। चौथा इंडिविजुअल फ्रीडम, तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका जो मीनिंग निकलता है, तो उसमें रिलीजियस फ्रीडम भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम भी है, वेलफेयर निश्चित रूप से, क्योंकि सोशल जस्टिस सोशल इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है। तो सोवरेनिटी है, बट यहाँ पे सी में वर्टिकल डिवीजन ऑफ सोवरेन पावर लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें गलत लगता है, क्योंकि वर्टिकल डिवीजन सोवरेन पावर का नहीं हो सकता। सो दिस इज राइट आंसर। So right answer means this doesn't reflect the values of preamble of Indian Constitution. So we have to mark this C as our answer. Okay. So इससे आपको ये पता चलता है कि आपको अब जब भी हम एग्जाम को जाएंगे तब प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे, जिसमें जो कोर वैल्यूज है, जिसके अंदर सोवरेनिटी है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक यानी अगर हम देखेंगे विद द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है इंडियन पीपल इटसेल्फ। बाद में हम रिपब्लिक वर्ड देखेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है देश को चलाने, देश का जो देश जो चलाता है, ही विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट ही विल बी फ्रॉम पीपल। ओके, सो ही विल नॉट बी मोनार्क किंग, अनलाइक लाइकवाइज कि जहाँ पे इंग्लैंड में किंग वगैरह होता है, तो वैसा नहीं रहेगा। सो इंडिया इज अ रिपब्लिक। सोवरेन यानी देश को इंटरनल और एक्सटर्नली को कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। दैट इंडिया विल बी एन इंडियन गवर्नमेंट विल बी टेकन इट्स ओन डिसीजन अबाउट इट्स कंट्री एंड द मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दिस थिंग्स। और उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी के बारे में हम जानेंगे, तो डेमोक्रेसी यानी डेमोस एंड पीपल, क्रेसी यानी व्यवस्था। तो डेमोक्रेसी में हमें लोगों के द्वारा शासन चलाए जाने का निर्देश यहाँ पे दिखता है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता होती है, जो पर्सनल लिबर्टी होती है, उसके अंदर लिबर्टी में पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी की भी बात आती है, थॉट एंड एक्सप्रेशन भी आता है। उसके बाद में जस्टिस का आता है, सोशल इकोनॉमिक। तो सामाजिक न्याय यानी समाज में जो पिछड़े वर्ग है, जो बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है या डिफ्राइड है, तो इन समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट लाइंस में लाने के लिए यहाँ पे जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन और इक्विटी वैल्यू बेस्ड जो प्रोविजंस किए जाते हैं, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन है, और जो वेकर सेक्शन में से जो स्टूडेंट आते हैं उन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप रहती है। तो इस प्रकार के पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट इंट्रोड्यूस इन इंडियन इलेक्शन इन 2014 एम्स टू, यानी वीवीपैट का जो मशीन, अगर आपने तो अभी तक, अगर आप ओवर 18 होंगे, 18 से ज़्यादा आपका एज होगा, तो आपने अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो आप वोट किया होगा या बाहर भी देखा होगा। तो एक ईवीएम मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद में वीवीपैट होता है, जिसके अंदर हमने वोट डालने के बाद में हमने जो बटन दबाया है, तो उसी जिस पार्टी को दबाया है, तो उस साइन यानी जो चुनाव चिन्ह होता है, तो वही हमें दिखता है जिसके लिए बटन दबाया। तो इससे ये चीज़ हमें इंश्योर होती है कि हमने जिस पार्टी को वोट किया उसी का वीवीपैट निकला है, वो चिट निकली। और दूसरा बात ये होता है कि हमारा वोटिंग हो चुका है। सो मैं तो आंसर बता दिया। सो यू कैन सी, पहला ऑप्शन है एम्स 2 के बाद में इनेबल वोटर्स टू वेरीफाई वेदर द वोट हैज बीन कास्ट एज इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब जिनको करना था उनको वाई ने चेक करना। सो इट इज करेक्ट। सेकंड इज
enables voters to verify whether the vote has been counted as it was cast, यानी वोट काउंट हुआ है नहीं, ये भी हमें अगर चीट आती है तो पता चलता है ना हमने वोट किया, तो या इट विल बी गेटिंग काउंटेड बिकॉज सबसे लास्ट में वो जो डब्बा है, जब जिस दिन जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उस दिन में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है और जो सेकंड नंबर जिसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का कैंडिडेट है जिसको वोट मिला है, अगर उसको कोई शंका आती है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट कर सकते हैं। वीवीपैट का जो स्लिप है वो टोटल कितना और किस पार्टी को कितना मिला है तो वे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। तो निश्चित रूप से दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी थोड़ा चुनाव प्रक्रिया कॉमन जनरल न्यूज़ है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, लगभग सब वोट करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज दैट, सो वी हैव टू बी सोशली अवेयर अबाउट सच अ थिंग्स, क्योंकि ये जो टॉपिक उसका नाम ही सोशल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चन आता है। सो दिस आर नॉट अ क्वेश्चन कि हमें बुक से ही आंसर मिलेगा। सो इफ यू आर इनफ ओपन minded or if you are enough means open for the looking the things around us happening and the things, so yeah, we'll be able to solve this type of question. So now we are going to the next question. Which of the following states has adopted total organic farming, यानी किस राज्य ने टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, तो उसके बारे में सवाल पूछा। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, आसाम, मिजोरम। तो टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक चीज़ हो, जैसा काउडंग होता है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो खेती की जाती है उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग रहती है। यानी केमिकल फ्री, सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड फ्री जो फार्मिंग होती है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग भी कह सकते हैं, जिससे सॉइल जो होता है वो डिग्रेड भी नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे वो जो अनाज उगता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, कंजप्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, यानी उससे कुछ भी जेनेटिकली या फ्यूचर में चल के कुछ आजार होने की संभावना नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लग रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है। सो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम इज अ फर्स्ट स्टेट हु हैज डन विथ टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दिस इज आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। Now we are going to the next question. This is 9th question of the day and we'll finish with 10 question और एक और दो सवाल लेंगे, यानी this is second last question. Which of the following philanthropist was declared as the philanthropist of the century by the Hurun Research and Edelweiss Foundation's list of the top 50 global philanthropist? philanthropist of the century किसको कहा गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में अजीम प्रेमजी, सेकंड ऑप्शन में जमशेदजी टाटा, अगले में मुकेश अंबानी और लास्ट ऑप्शन में है बिल गेट्स। तो हम अगर आंसर देखते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जमशेदजी टाटा को यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा गया है। तो ये जो सवाल जो ऑप्शन है तो हमें लगभग सेम लग रहे हैं, तो कोई भी इसमें से हो सकता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है तो अजीम प्रेमजी भी आंसर हो सकता है, तो हम कुछ गेस करते हैं। बट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी नॉट ओनली बेस इस बात को ज़्यादा इम्पैसिस या इम्पोर्टेंस नहीं देती कि सब तरफ अजीम प्रेमजी का नाम आए, बट इट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूटर्स हु कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी पॉजिटिवली। सो वी हैव टू या दिस इज आंसर। एंड बाकी जो सब लोग हैं, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इन्होंने भी, उनका भी इस रैंकिंग में नाम है, पर वो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी उनको नहीं कहा है। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स था वो जमशेदजी टाटा है। सो दिस इज आवर आंसर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। Which of these groups benefited the most from green revolution? पहला है subsistence farmer, second है small farmers, third है large farmers, fourth है medium farmers. Subsistence farmers यानी जो फार्मिंग होती है, जो हमारा अनाज जो उगाया जाता है, खाया जाता है, सिर्फ खाने के लिए उगाया जाता है, यानी उसको सेल नहीं करना है, तो जो उपजीविका के लिए उगाया जाता है उस फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग या सो अगर हम छोटा छोटा फ्रैगमेंट करते हैं शब्द का तो आसानी से सबसिस्टेंस फार्मिंग ये होता है। तो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि लार्ज फार्मर्स होता है जिनके पास टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें होती है, औजार चीज़ें होती है, खेती करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो लेने की, या सरकार के पास अपना डिमांड रखने की, तो ये ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होता है, ये ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। तो लार्ज फार्मर्स से इनको ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। और ये क्वेश्चन का हम कंटेक्स्ट देखें तो बाकी भी जो रिवॉल्यूशन, जैसा वाइट रिवॉल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड है, वाइट रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, इस प्रकार की जो रिवॉल्यूशन किस बारे में, तो ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन आए। हमारे पास लगभग 60 क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में
यहाँ पे दिए गए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा। अगर अब तक हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए, क्वेश्चंस का आंसर लेना बहुत आसान है, अंडरस्टैंडिंग में आसान है, पर जो क्वेश्चन हमें सैम्पल पेपर में दिए गए हैं उसके बेस पर हमें किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अभी जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो इसका अंदाजा लग सकता है। तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं, यानी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, राइट मींस हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, सो देन विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। और क्वेश्चन का ट्यून भी हमें समझ में आता है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछने का थॉट प्रोसेस भी समझ में आता है, और आपने वो जो कंटेंट पढ़ा भी नहीं है पर आप 50-50 गेस कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियो में भी और बाकी कुछ सवाल लेंगे। सो आपको अभी तो फॉर्म फिलअप का खत्म हो चुका है प्रोसेस, अभी एग्जाम होने वाला है। आप सभी को एग्जाम के लिए और पढ़ाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड पिंग मी इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट Azim Premji University. So I'll be here and I will reply you as soon as possible. So yeah, it's nice to talk with you. Thank you.